28 अक्टूबर 2005 को वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट ने यह फैसला करके इस नहर के निर्माण के ऊपर रोक लगा दी कि आगामी कैबिनेट जब तक तय नहीं करेगा तब तक एक ईंट इसकी नहीं लग पाएगी। मैं एक साधारण छोटे किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी खेती आज भी करते हैं। वार्ड पंच में भी नहर मांग लेते हैं और वार्ड पंच कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं वार्ड पंच बनूँगा तो नहर थार लिया दूँगा। तो ये जो जन मुद्दा है, ये जनता की चेतना का विकास हुआ तब ये जन मुद्दा बना, और मुद्दा बना तो आज राजनीतिक पार्टियों में कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी का, कोई भी निर्दलीय, वो सबसे पहले कहता है कि नहर का निर्माण जो 2,40,000 हेक्टेयर रकबा होना है, SFI की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया और मैं छात्र संघ का प्रेसिडेंट भी चुना गया कि आपको छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे साथ उस समय 2 ही पदों पे चुनाव होते थे, अध्यक्ष और महासचिव के। तो मेरे साथ चाननमल सारण गाजवास से हैं, वो काफ़ी एक्टिव पर्सन थे, मेरी जीत में बड़ा योगदान है। वो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमें जनता ने जितना सहयोग दिया उससे हमने चुनाव लड़ा, और इसीलिए आज जन संघर्षों पे हम लगातार इन जनता के मुद्दों पे संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों को उस पत्र को फेसबुक या अपने पेज के ऊपर लगाने की बजाय एक काउंटर में पत्र लिखना चाहिए था, राजस्थान सरकार को लिखना चाहिए था कि आपने ये सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड डाटा की डिमांड क्यों की है। उसी का परिणाम है कि जहां हमारा संघर्ष है, संगठन है, वहां तो बीमा आता है, लेकिन हमारे सुजानगढ़, बिद्दासर, रतनगढ़ में राज्य सरकार के आपदा राहत अनुदान कोष से 13,600 रुपये तो लोगों को मिलते हैं, लेकिन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे फसल बीमा क्लेम 1 पैसा नहीं मिला। इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं हुई। भाई लट खाने वाले जगह तो निर्मल रहता है आगे, और वोट की जगह वोट की बात आती है तो फिर क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं वो लोग। डॉक्टर चंद्रशेखर बैद यहाँ उनके प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आए, और वो यहाँ से MLA थे। सरदार शहर से भंवरलाल जी MLA थे, राजगढ़ से नंदलाल जी MLA थे। 28 अक्टूबर 2005 के दिन जब जयपुर में वसुंधरा राजे की नेतृत्व वाली सरकार का कैबिनेट बैठ करके ये फैसला कर रहा था कि इस नहर के निर्माण के ऊपर रोक लगा दी गई, उस समय डॉक्टर बैद को जनता के बीच में आना चाहिए था। इसलिए नहीं कि मैं चंद्रमल जी का बेटा हूँ, इसलिए कि मैं यहाँ का MLA हूँ, कि राजेंद्र राठौड़ जो उस कैबिनेट में शामिल थे जिसने नहर की कटिंग की है, नहर के निर्माण पे रोक लगाई, वो तो यहाँ से विधायक का चुनाव जीत के जा रहे हैं। और जो चंद्रमल जी बैद के बेटे थे, जिनमें सिर्फ यही गुण है कि मैं बैद जी का बेटा हूँ, इसलिए अब की बार पूरा मन बना लियो जनता, बन बेला कर देंगा। और जी हाँ, भादरा में धरना लाग रहे हैं नहीं बलवान गए MLA बनया बाद में। आज थारे चैनल के माध्यम आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेंगा, लोग भी सुनेगा। अगली बार के बाद जिका अब कहने का मार्कन टेम को नहीं, ऐसा बेला हो जाएगा। उस समय की सरकार को वो कंप्यूटर फीस स्थगित करनी पड़ी कि हम विद्यार्थियों से कोई कंप्यूटर फीस नहीं लेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम देश की जर्नी को लिए चलते हैं। आज एक नए शख्स से, एक ऐसे महान ओजस्वी वक्ता व किसान नेता, अखिल भारतीय किसान सभा जिला चूरू के सचिव, हमारे 2018 के CPIM के प्रत्याशी रहे श्री निर्मल कुमार जी प्रजापत से हम आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते साजिद जी। आपको सबसे पहले तो धन्यवाद कि तारानगर क्षेत्र में एक कमी चल रही थी, लोगों तक आपके अपने विचार पहुंचाना, आदान प्रदान करना, एक YouTube चैनल के रूप में आप ने ये भारत की जर्नी नाम से, देश की जर्नी आपने इस नाम से शुरू किया। इसके लिए आप और आपके साथी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से तारानगर के सभी गणमान्य लोग, तारानगर की समस्याएं, तारानगर की संस्कृति, इसके बारे में देश और दुनिया को आप अपने चैनल के माध्यम से अवगत करवाते रहेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद जी। शुक्रिया। सबसे पहले आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, जनता आपसे जानना चाहती है देश की जर्नी के माध्यम से।
मैं एक साधारण छोटे किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी खेती आज भी करते हैं और हमारे 15 बीघा पैतृक ज़मीन है, जिसी के आधार पे हमारे पिताजी 6 भाई बहनों को हम सबको पढ़ाया लिखाया और आज भी वो उसी ज़मीन पे काश्त करते हैं। 2012 में जब हम 2000 में जब हम 12वीं क्लास में थे, उस समय अशोक गहलोत साहब की सरकार थी और कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर एक ऐसा माहौल था प्रदेश के अंदर, ना कंप्यूटर थे, ना कंप्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षक थे और कमोबेश ये स्थिति भी थी कि राजस्थान के बहुत सारे स्कूलों में बिजली के कनेक्शन भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में 1200 रुपये कंप्यूटर फीस उस समय की सरकार ने ये तय की। ये अनिवार्य थी, कंपलसरी थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था। तो उस समय हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लगातार अकाल पड़ रहे थे, ख़ासतौर पे ग्रामीण परिवेश के, शहर के जो मजदूरी पेशा लोग हैं, उनके बच्चों के सामने ये एक चैलेंज था। उस समय गुरुजी हरदयाल जी, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, वो हमारे स्कूल में आए और स्कूल अपने तारानगर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने जो PWD रेस्ट हाउस की नीची सी एक दीवार थी, उसके ऊपर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सरकार जल्दबाजी में इस तरीके का निर्णय विद्यार्थियों के ऊपर थोप दिया है, जिसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो हम उस समय गुरुजी हरदयाल जी के संपर्क में आए और संपर्क में इसलिए आए कि हमें एक आशा की किरण अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, अपने जो पढ़ाई का जो कार्यकाल है उसको निरंतर जारी रखने के लिए हमें आशा की किरण के रूप में हरदयाल जी हमें लगा कि हमें इनका साथ देना चाहिए, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद में ये मूवमेंट राजस्थान में फैला और उस समय की सरकार को वो कंप्यूटर फीस स्थगित करनी पड़ी कि हम विद्यार्थियों से कोई कंप्यूटर फीस नहीं लेंगे। तो उसके बाद में हम SFI छात्र संगठन से जुड़े। उसके बाद में मैं तहसील का सचिव रहा, SFI का ज़िले का सचिव रहा और इस दौरान जब हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया 2002 में, जब छात्र संघ के चुनाव हुए, मुझे SFI की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया और मैं छात्र संघ का प्रेसिडेंट भी चुना गया। उसके बाद में मैंने वकालत की पढ़ाई लोहिया कॉलेज से शुरू की। उस समय भी हमारे पार्टी का, संगठन का मेरी पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा। ऑल टाइमर वेज जिसे हम कहते हैं, वो पार्टी की तरफ से मिलता था और उससे एक संबल मिला शिक्षा को आगे बढ़ाने में। और 2006 में मैंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 2007 में हमने SFI का स्टेट का सम्मेलन किया और उसमें हम SFI जो छात्र संगठन है उससे रिटायर हो गए और उसके बाद में फिर हमने अखिल भारतीय किसान सभा में काम करना शुरू किया। तो उस समय हमारी वो इमेज, वो छवि नहीं थी, कि उम्र नहीं थी कि लोग हमें किसानों के नेता के रूप में स्वीकार करें। उस समय गुरुजी हरदयाल जी, गुरुजी यादवराम जी, काशीराम जी पूनिया, दाताराम जी बाकर, ये 4-5 लोग थे जो किसानों के बारे में ये शुरू करते थे। आज मुझे फसल बीमा के बारे में लोग ये मानते हैं कि इसके बारे में बहुत अच्छी पकड़, अच्छी जानकारी हम रखते हैं, लेकिन असल में ये नहीं है। आपने जब ये शुरुआत की थी, छात्र संघ अध्यक्ष का जब चुनाव लड़ा, तो आपके सामने कौन सी ऐसी परिस्थिति आई जिनके बारे में देश की जर्नी जानना चाहता है? छात्र संघ चुनाव मेरे लिए एक ये कह सकते हैं कि एक तोहफे के रूप में था। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं छात्र संघ का उम्मीदवार बनूंगा, लेकिन सभी साथियों की ये राय थी, इच्छा थी कि आपको छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे साथ उस समय 2 ही पदों पे चुनाव होते थे, अध्यक्ष और महासचिव के। तो मेरे साथ चाननमल सारण गाजवास से हैं, वो काफ़ी एक्टिव पर्सन थे। मेरी जीत में बड़ा योगदान है वो उनका भी रहा है। उनकी जीत का अंतर बहुत ज़्यादा था, मेरा एकदम कंटेस्ट चुनाव था, 6 वोटों से मैं जीता था। तो कहीं ना कहीं हमारे साथियों की उस समय की जो टीम वर्क था, एक पैसा मेरे पास व्यक्तिगत रूप से लगाने के लिए नहीं था। बहुत कम खर्चा, मतलब उस समय के सारे आप मानो तो 7-8 हज़ार रुपये हमारे लगे थे। तो वो साथियों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके वो चुनाव लड़ाया और उस चुनाव को लड़ाने के बाद में मैंने विधानसभा के 2 चुनाव लड़े हैं। हम दूसरे उम्मीदवारों की तरह पैसा, संसाधन वो तो नहीं जुटा पाए, लेकिन जितना कुछ भी लगा
मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उसमें मेरा कोई नाम मात्र का छोटा मोटा हिस्सा था। बाकी जनता ने जिस तरीके से छात्र संघ का चुनाव हमने लड़ा, उसी तरीके से 2 विधानसभा के चुनाव हमने लड़े हैं, हमने पंचायत समितियों के चुनाव भी लड़े हैं। तो उसमें भी हमारी जो कोशिश है वो यही रही कि उम्मीदवार का व्यक्तिगत कम से कम लगे, बाकी जन सहयोग से ही हम चुनाव लड़ें। क्योंकि जब जनता के लिए लड़ते हैं तो जनता के सहयोग से ही हम चुनाव लड़ेंगे, तो जनता के संघर्ष हैं वो मजबूत होंगे, हम जनता की बात करते रहेंगे। आज जिस तरीके का चुनाव हो रहा है, लोग कहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं करते। इसके पीछे असल जो कारण है वो ये है कि उनका जो चुनाव में फाइनेंस जो है वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है, तो वो उनसे बाहर जाके, अगर उनके पार्टी संगठन ने भी किया है तो वो अपने संगठन से बाहर नहीं जा सकते। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमें जनता ने जितना सहयोग दिया उससे हमने चुनाव लड़ा, और इसीलिए आज जन संघर्षों पे हम लगातार इन जनता के मुद्दों पे संघर्ष करते आ रहे हैं। अभी हम बात करते हैं, जैसे अब हमारे जो महाविद्यालय के चुनाव है उसमें भी लगभग आपका ही दबदबा रहता है। नहीं, मेरा नहीं रहता, संगठन का रहता है। एसएफआई छात्र संगठन है वो आज भी, मैं तो एसएफआई के प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मेरी एक पहचान है, लेकिन उसके बाद में जितने भी छात्र संघ के अध्यक्ष बने हैं, जितने भी एसएफआई के कार्यकर्ता नेता बने हैं, उन्होंने ईमानदारी से विद्यार्थियों के लिए काम किया। विद्यार्थियों के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कॉलेज में वो जिस दिन आता है उस समय प्रवेश सहायता शिविर लगाते हैं, उसके एडमिशन से संबंधित मदद विद्यार्थी हमारे हैं वो करते हैं। रेगुलर अगर उनकी क्लासें नहीं लग रही हैं, शिक्षकों का अभाव है, तो वो लड़ाई लड़ते हैं। फिर वैकल्पिक व्यवस्था है वो सरकारों को उनकी मांग मानने के लिए करनी भी पड़ती है। तो ये जो लंबा जो संघर्ष है, उस संघर्ष की बदौलत आज भी तारानगर के छात्र संघ चुनाव में एसएफआई का दबदबा रहता है। आज भी ऐसा लगता है जैसे कि निर्मल कुमार एक छात्र संघ अध्यक्ष के नेता हैं और वो यहाँ के छात्र महाविद्यालय के छात्र के रूप में वो कार्य करते हैं। नहीं, महाविद्यालय में तो गए हुए वर्षों हो गए मुझे। नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि निर्मल हमारा साथी है, वो जैसे मतलब एक स्टूडेंट एज हाँ, सारे स्टूडेंट हमारे संपर्क में रहते हैं, उनके जो समस्याएं आती हैं तो मेरे जो नंबर है, मैंने एक तो मोबाइल नंबर जब से ख़रीदा है तब से आज तक बदला नहीं, तो लगभग विद्यार्थियों के पास मेरे नंबर हैं। उनकी समस्याएं कोई होती हैं तो हम उनके लिए छोटा मोटा प्रयास कर देते हैं। हमारे साथी हैं वो जो वर्तमान में उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो बेहतर इस तरीके से उनकी मदद करते हैं। और कहीं कोई उनको समस्याएं आती हैं, उनको कोई सहयोग की ज़रूरत होती है, तो हम आगे बढ़कर उनको मदद कर देते हैं। तब उनको ये लगता है कि हमारे ये साथ रहते हैं, हमारे अपने से हैं। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे निर्मल है वो निर्मल ही है, लेकिन आपने जितने छात्र नेता बनाए हैं, यहाँ से अध्यक्ष बनाए हैं, वो आपसे संपर्क तोड़ के किसी अन्य पार्टी में चले गए? देखिए, एसएफआई एक जन संगठन है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। जन संगठन में बहुत सारे लोग आएंगे, वो नेता भी बनेंगे, और हमारा तो यही प्रयास है कि कम से कम इस प्लेटफॉर्म से निकल के कोई जहाँ भी जाए वो वहाँ नेतृत्व दे। सवाल अकेला राजनीतिक पार्टी में जाके नेतृत्व करने का नहीं है। हमारे साथ रहे हुए साथी आज बहुत सारे शिक्षक बने हुए हैं, तो वो वहाँ शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे हैं। वो शिक्षक संघ में जाकर के अपने अपने शिक्षक संघ शेखावत है, दूसरे संघ हैं, उनमें नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ रहे हुए एसएफआई में रहे हुए छात्र संघ चुने हुए साथी पटवारी लगे हुए हैं, तो वो पटवार संघ का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ रहे हुए बहुत सारे जो साथी हैं वो लिपिक लगे हुए हैं, तो वो मंत्रालय कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारा जो असल मकसद जो होता है एसएफआई छात्र संगठन का, वो ये है कि हमारे यहाँ से जो भी विद्यार्थी अपने फील्ड में जाए, अपने कार्य क्षेत्र में जाए, तो वहाँ पर भी वो समाज का नेतृत्व करे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं वो ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट यूनियन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनियां हैं वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ वो मज़दूरों का नेतृत्व है। ये हमारी एक पहचान है। हम जहाँ भी जाएंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, वहाँ हम समाज का उस मेहनतकश वर्ग का नेतृत्व करेंगे। ये एसएफआई की देन है। आपके राजनीतिक में प्रवेश करने से पहले आपने ऐसे कौन से मुद्दे चुने देश के और राज्य के और अपने क्षेत्र के मुद्दों पर आप जैसे बात करके इस राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया? देखिए, मुद्दे किसी व्यक्ति के चाहने से नहीं बनते,
मुद्दे हमें तलाश करने होते हैं कि यहाँ की जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है और हम उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए उस जनता को लामबंद कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर संघर्ष किया है। आज आप देखिए, फसल बीमा का इशू तो बाद में पकड़ में आया, मैं बीच में मेरी बात रह गई थी। 2007 और 8 में फसल बीमा क्रॉप कटिंग आधारित थी। जो आज प्रधानमंत्री फसल बीमा है, ये उस समय क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा थी। इसका भी आधार क्रॉप कटिंग है, उसका भी क्रॉप कटिंग था। तो उस समय अर्दयाल जी बैंकिंग, लोकपाल और जो इनकी बीमा की जो संस्था है इरडा, वहाँ पे लिखा पढ़ी पत्र व्यवहार करते थे, क्योंकि उस समय जनता का मोबिलाइजेशन किसानों का उस तरीके से था नहीं, और उसका लाभ भी लोगों को मिला। उसके बाद में पहले कोऑपरेटिव का लोन तो किसानों को होता था, लेकिन केसीसी का ऋण बहुत कम लोगों के होता था। फिर उनके क्लेम आया तो धीरे धीरे सारे लोग केसीसी बनवाने में लग गए। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन फ़ायदा ये था कि ये नाम मात्र के ब्याज का ऋण है, और उसके बाद में फिर उन किसानों का प्रीमियम कटने लगा, और क्लेम के रूप में आज हम कह सकते हैं कि तारानगर में उसी कृषि भूमि के ऊपर केसीसी का ऋण नहीं है, जो कहीं ना कहीं आपस में भाइयों की वजह से या कोई डिस्प्यूट की वजह से, कोर्ट के स्टे की वजह से नहीं है। बाकी 99% कृषि भूमि के ऊपर केसीसी है। तो इसके पीछे जो असल कारण है वो लोगों की चेतना उस हिसाब से बढ़ी, हमारे प्रयास रहे। उससे पहले हमने नहर के हमारे जो चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल है, इसको लेकर के आंदोलन शुरू किया था। 41 दिन कर्मिक अनशन तहसील कार्यालय के आगे शुरू किया। उस समय 2012 में राजस्थान की विधानसभा में सीकर से पेमाराम जी और अमराराम जी विधानसभा में होते थे। उन्होंने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया कि चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा है। उस समय हमें ये पता चला, तारानगर के लोगों को पता चला, तारानगर से इस नहर से प्रभावित क्षेत्र है उनको पता चला कि 28 अक्टूबर 2005 को वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट ने यह फैसला करके इस नहर के निर्माण के ऊपर रोक लगा दी कि आगामी कैबिनेट जब तक तय नहीं करेगा तब तक एक ईंट इसकी नहीं लग पाएगी। तो हमने इस नहर के मुद्दे पे जनता का मोबिलाइजेशन किया। बड़ी बड़ी 2016 में महापंचायतें की, 8 महापंचायतें अलग अलग गाँव में घूम के, सावर में, रियटुंडा में, सावा में, चैनपुरा में, बनीण में, रेडी में, ये सारी महापंचायतें करने के बाद में हम नहर के मुद्दे को वो मुद्दा बना लिया। आज मैं तो मजाक में कई बार कहता हूँ कि वार्ड पंच का किसी को चुनाव लड़ना होता है और लोग उससे नहर मांग लेते हैं। किससे मांगनी चाहिए, ये चेतना का विकास धीरे धीरे होगा, किस लेवल के नेता से नहर मांगनी चाहिए। लेकिन वार्ड पंच में भी नहर मांग लेते हैं और वार्ड पंच कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं वार्ड पंच बनूँगा तो नहर थार ले दूँगा। तो ये जो जन मुद्दा है, ये जनता की चेतना का विकास हुआ तब ये जन मुद्दा बना, और मुद्दा बना तो आज राजनीतिक पार्टियों में कोई भी उम्मीदवार, किसी भी पार्टी का कोई भी निर्दलीय, वो सबसे पहले कहता है कि नहर का निर्माण जो 2,40,000 हेक्टेयर रकबा होना है उसको मैं पूरा करवा दूंगा। उसके बाद में फसल बीमा को लेके जो मूवमेंट बना है वो सब आप सब लोगों के सामने है। जब भी फसल बीमा का मुद्दा उठता है तब निर्मल है वो अंधियारी रात में भी रोड जाम कर देता है। रोड जाम निर्मल नहीं करता, निर्मल पे लोगों ने विश्वास जताया है कि निर्मल ने आज प्रदर्शन के लिए बुलाया है या अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रशासन के घेराव के लिए बुलाया है, तो कोई न कोई तकनीकी समस्या है, इसलिए बुलाया है, हमें जाना चाहिए। ये जब विश्वास लोगों का विश्वास जीतने में हम कामयाब रहे हैं। तो आप देखो, नेशनल हाईवे राजगढ़ से डोकवा का पिछले दिनों जो जाम हुआ था वो 58 घंटे जाम हुआ। मैंने खुद ने कल्पना नहीं की थी कि सरकार इतनी मतलब निरंकुश एक निर्दयी हो सकती है। कितनी लोगों को परेशानी हुई, कितनी वहाँ रोड पे बैठे रहने वाले लोगों को परेशानी हुई, कितने यात्री परेशान हुए। उस समय बच्चों के एग्ज़ाम भी थे। हालांकि हमने सबकी वैकल्पिक व्यवस्था की, कोशिश की कि हमारी वजह से कम परेशानी हो, लेकिन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जिससे सरकार को नहीं देना पैसा देने वाली एक कंपनी है उसको देना है। स्टेट और सेंटर दोनों एक दूसरे के ऊपर बात को डालते रहे। 58 घंटे चक्का जाम के बाद में वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देनी पड़ी। उससे पहले नियम इन्होंने लागू कर दिया सैटेलाइट का। आप व्यवहारिक रूप से आप देखिए,
सैटेलाइट क्या है? एक विज्ञान है जिससे हम कुछ मदद ले सकते हैं। आप फसल के खराबे का आंकलन कैसे कर सकते हो? उस सैटेलाइट की रिपोर्ट से आप आकाश से जो उपग्रह के चित्र हैं उनसे आप फसल के खराबे का आंकलन कैसे कर सकते हो? तो हमने जब टेबल पे हमारी अफसरों से बात हुई, हमने कहा कितने अवैध खनन हो रहे हैं, आपका सैटेलाइट एक को नहीं पकड़वाता। कितने जंगल कट रहे हैं, एक सैटेलाइट आपका नहीं पकड़वाता। कितने नशे की तस्करियां हो रही है, आपका सैटेलाइट उनको नहीं पकड़वाता। पुलिस थानों के पास से राजस्थान में रोज़ मतलब सब जगह, राजस्थानी क्यों सब जगह चोरियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनका पता नहीं चलता। आपको सैटेलाइट से वो नहीं दिखता। आपका सैटेलाइट है वो मूंग मोट गुआर के पत्तों से नीचे जाके फली में दाने कितने वो गिन लाएगा। तो ये अव्यवहारिक निर्णय था जिसके खिलाफ हम लड़े और जिला प्रशासन को ये मानना पड़ा। अभी जो फसल बीमा की स्थिति है, हमारी जो प्रतिवेदन हमने कलेक्टर को पेश किया वो 15 फरवरी 2022 का राजस्थान सरकार का निर्णय था, उसके खिलाफ अपील समझते हुए राज्य सरकार को पुटअप किया। राज्य सरकार ने अपनी अभिशंसा के साथ भारत सरकार को भेज दिया। अब भारत सरकार ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने पहले सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड की मांग क्यों की और वर्तमान में आप क्रॉप कटिंग को वापस क्यों मान्य करना चाह रहे हो, स्पष्टीकरण दें। तो ये स्पष्टीकरण देना और उनका लेना ये तो उनके बीच की कड़ी है। इसमें किसान का सिर्फ और सिर्फ अधिसूचना में भारत सरकार की गाइडलाइन में जो प्रोविज़न लिखा हुआ है कि क्रॉप कटिंग इस फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आधार होगा। अभी पिछले समय में जो एक लेटर जारी हुआ था, हमारे सांसद महोदय ने जारी किया था, तो वो मतलब क्रॉप कटिंग के आधार पे था या वो सैटेलाइट के आधार पे उन्होंने जो कृषि मंत्री जी से मिलकर एक मांग की थी कि सैटेलाइट के आधार पर यहाँ पर वो जांच करवाएं, वो क्या सिस्टम था उसके बारे में थोड़ा जनता को बताएं। देखिए, अभी मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे टिप्पणी करने से बचते हुए एक बात मैं आपके माध्यम से किसानों को और आम जनता को बताना चाहूँगा कि फसल बीमा के लिए पूरे राजस्थान में मापदंड एक हैं। एमपी साहब हमारे लोकसभा के क्षेत्र के एमपी हैं जिसमें नौर भादरा भी शामिल है। आज भादरा में हर कोई धरने पे बैठा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो विधायक हैं वो हमारी पार्टी के हैं, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष हैं। तो वहाँ कांग्रेस के नेता भी धरने पे बैठे हैं, बीजेपी के नेता भी धरने पे बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सारी चीज़ें जो चूरू के साथ है वही भादरा के साथ है, वही हनुमानगढ़ के साथ है और वही गंगानगर के साथ है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि चूरू, हनुमानगढ़ का नौर भादरा, यहाँ के लोग लड़ कर के अपनी बात मनवा लेते हैं, बीमा कंपनियों की, सरकारों की होशियारियों को बैकफुट पे डाल देते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके कोई आदमी ये कहे कि मैं भादरा वालों को बीमा दिलाऊंगा और बीमा दिलाने का मैं ही एक्सपर्ट हूँ, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो लोग वहाँ लड़ रहे हैं, बीजेपी का कोई आदमी वहाँ लड़ रहा है, तो चूरू में बीजेपी फसल बीमा के लिए, किसानों के लिए क्यों नहीं लड़ रही? 137 दिन के संघर्ष में विपक्ष में थे, एक शबद आंदोलन के पक्ष में किसानों के बारे में, फसल बीमा के बारे में नहीं कहा। वहाँ कोई कांग्रेस का नेता भादरा में लड़ रहा है, तो चूरू में हमारे वर्तमान में तो चलो 5 ही एमएलए हैं, लेकिन कांग्रेस के एमएलए भी हैं उसमें सरकार के, वो क्यों नहीं लड़ रहे? ये चीज़ें हैं नहीं असल में। ये चीज़ें किसानों को ही समझनी पड़ेगी कि आपके एक बहुत बार लोग ये कहते थे कि ज़मीन तो हमारे पूर्वजों ने छोड़ी है, उसका बीमा आता है। फिर कुछ लोग कहते थे कि हम साल में 2 बार प्रीमियम कटाते हैं, उसका बीमा आता है। ये बातें हैं, लेकिन पूरी तरह यही बातें नहीं हैं। हमारे क्रॉप कटिंग करने वाले पटवारी कृषि पर्यवेक्षक कहते थे हम रिपोर्ट करते हैं तब आता है, लेकिन होशियारी करने वाले लोगों ने तो क्रॉप कटिंग को बाईपास करके सैटेलाइट को लागू करवा दिया। आप जिस पत्र की बात कर रहे हैं वो असल में ये था, राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी 2022 को एक निर्णय कर दिया। उस समय एग्रीकल्चर के कमिश्नर थे डॉक्टर ओम प्रकाश। उन्होंने एक निर्णय कर दिया कि चूरू जिले की 5 तहसीलें, 181 पटवार हल्कों का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से नहीं दिया जा सकता। ये आपत्ति की थी बीमा कंपनी ने कि क्लेम अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसको हम देने में सक्षम नहीं है। तो उसका अल्टरनेट उन्होंने ये निकाल दिया कि क्रॉप कटिंग से न दे के सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के डाटा से दिया जाए। उन्होंने भारत सरकार को लेटर लिख दिया। भारत सरकार की जो एग्रीकल्चर की कमिश्नर है कामना आर शर्मा, उन्होंने वो एक सैटेलाइट के आंकड़े उपलब्ध करवाने वाली एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी को वो लेटर लिख दिया। उस लेटर को एमपी साहब ने अपने पोस्ट के ऊपर लगाया था
कि किसान भाइयों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फसल बीमा क्लेम सभी किसानों को मिलेगा और इसके लिए भारत सरकार है वो जल्दी आंकड़े उपलब्ध करवा रही है, वो आंकड़े उपलब्ध होते ही मिल जाएगा। अंग्रेजी में लेटर था, आम लोग समझ नहीं पाए उनकी मंशा क्या है, उस पत्र की मंशा क्या है। हमारे जनप्रतिनिधियों को उस पत्र को फेसबुक या अपने पेज के ऊपर लगाने की बजाय एक काउंटर में पत्र लिखना चाहिए था, राजस्थान सरकार को लिखना चाहिए था कि आपने ये सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड डाटा की डिमांड क्यों की है, जब गाइडलाइन में स्पष्ट प्रोविज़न है भारत सरकार की में, राजस्थान सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट प्रोविज़न है कि क्लेम आंकलन को का आधार जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट बनाया जाएगा। वो कह रहे हैं कि कोई राज्य सरकार किसी इलाके को अकाल घोषित कर देती है जिसमें आपदा राहत अनुदान कोष के जो पैसे आते हैं 13,600 राज्य सरकार दे देगी, तो हम उसके लिए बाध्य नहीं है। हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में आपके खराबा है तो ही आपको देंगे। उसी का परिणाम है कि जहां हमारा संघर्ष है, संगठन है, वहां तो बीमा आता है, लेकिन हमारे सुजानगढ़, बिद्दासर, रतनगढ़ में राज्य सरकार के आपदा राहत अनुदान कोष से 13,600 रुपये तो लोगों को मिलते हैं, लेकिन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे फसल बीमा क्लेम 1 पैसा नहीं मिला। इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं हुई। नहीं, वहाँ पे कोई निर्मल नहीं होगा। निर्मल तो होगा, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ फसल बीमा को लेके ग्राउंड लेवल पे जो काम करना चाहिए, वो काम करने वाली एक यूनिट हमारी गांव में होनी चाहिए, वो यूनिट गांव में नहीं होगी। अच्छा, मैं एक बात ही पूछना, जो पत्र एमपी साहब ने किया था उससे किसानों को फ़ायदा होने वाला था या नुकसान होने वाला था? उससे तो एक तो फ़ायदा हुआ, एक फ़ायदा तो ये हुआ कि राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी 2022 को जो निर्णय किया था, उस निर्णय की हम 7 मार्च को धरने पे बैठ गए थे। उस निर्णय की हमें जानकारी नहीं थी और कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। हम जब भी इकट्ठे होते, हर बार यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराने का हमें लिखित में आश्वासन दिया, लेकिन 137 दिन के संघर्ष के बाद में दी वो रिपोर्ट। वो इसलिए दी कि उस पत्र के बिहेव पे उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को इन्होंने खारिज कर दिया था। जो डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज खारिज हो गया, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, उस पत्र से हमें जानकारी मिली। हमें जानकारी मिली तो हम लोगों के बीच में गए, लोगों को वो पत्र दिखाया, पढ़ाया, तो लोग लड़ने के लिए तैयार हुए। ये तो हुआ फ़ायदा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते उन्होंने उस पत्र के खिलाफ जो उचित प्लेटफॉर्म पे लड़ना चाहिए था, उसकी बजाय उन्होंने उस पत्र को सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों से, उस पत्र के माध्यम से वाहवाही लूटने का काम किया। जबकि पूरी सरकार की जो पॉलिसी है, वो पत्र पूरी उस पॉलिसी को चैलेंज कर रहा था, तो उसका क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उसका एक तरीके से मौन स्वीकृति के रूप में समर्थन किया, जिसके कारण अकेले एमपी साहब नहीं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कह सकते हैं, उनके कारण हमें लगातार संघर्ष करना पड़ा। और अभी भी जो फाइल यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से गई है खरीफ 2021 की, वो दिल्ली और जयपुर के बीच में चक्कर काट रही है। तो हम वापस लोगों के बीच में जाएंगे। हर संघर्ष को 2 बार लड़ना होता है। एक बार सरकार को टेबल पे लाके उसको समझौते की बात को मनवाने के लिए समझौता करवाना, और दूसरा संघर्ष होता है उस समझौते को लागू करवाना। तो हमने समझौता करवा लिया, समझौते को लागू करवाने के लिए जनता के बीच में दोबारा जाएंगे, और जितने भी फसल बीमा की बकाया जो लोगों के इशू चल रहे हैं उनको, और खरीफ 2021 के जो फसल बीमा क्लेम है, वो किसानों को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे पूरा दिलवाएंगे। निर्मल है, वो लड़कर अपनी बात मनवा सकता है, तो एक सरकार में, केंद्र सरकार में एक एमपी रहते हुए, और यहाँ से 25 एमपी है राजस्थान से पूरे के पूरे, तो वो इस आवाज़ को उठाने के लिए अपना साहस क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते, ये एक बहुत ही गंभीर आपने मुद्दा छेड़ दिया है। राजस्थान में जब उम्मीदवारों का चयन होता है, दोनों राजनीतिक पार्टियों, मुख्यतः जो कांग्रेस और बीजेपी है, उस समय सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये किस जाति से, किस घराने से, और इनका वहाँ के लोगों के बीच में प्रभाव क्या है। ये चीज़ देख करके उनको टिकट दिया जाता है, और यही चीज़ देख करके जनता उनको वोट देती है। इसलिए उनको ना तो फसल बीमा के लिए लड़ने की ज़रूरत है, ना फसलों के भाव के लिए लड़ने की ज़रूरत है, ना एमएसपी के लिए लड़ने की ज़रूरत है, ना नहर के लिए लड़ने की ज़रूरत है, ना नहर में पानी के लिए लड़ने की ज़रूरत है। ये कसूर उनका नहीं है,
ये कसूर ऊपर जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं वो उनका निर्धारण ही उस हिसाब से करते हैं। और अगर गाए बगाए वो इस तरीके के कदम उठा भी लेते हैं तो उन्हीं का नेतृत्व ये कहेगा कि ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे कहते हैं वैसे चलते रहो। नहीं, एक बात और है, अभी हम बात करते हैं, अभी थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम, कि जब आपने चुनाव लड़ा था, पहला चुनाव कब लड़ा था? 2013 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था। आपने विधानसभा का 2013 में, दूसरा 2018 में। तो आप के पहली बार चुनाव में कितने वोट आए थे? पहली बार मेरे 10,046 वोट आए थे और दूसरी बार 14,442 वोट आए थे। भाई लठ खाने वाले जगह तो निर्मल रहता है आगे, और वोट की जगह वोट की बात आती है तो फिर क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं वो लोग? ये जो मानना है मेरा, इसमें मेरी राय थोड़ी भिन्न है। भिन्न राय इसलिए है कि मैं किसी राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मेरे घर में कोई वार्ड पंच भी नहीं रहा। उसके बाद में मेरे जैसा आदमी इस व्यवस्था में चुनाव लड़ने की सोच रहा है, ये मेरे लिए एक गर्व की बात हो सकती है। दूसरी, इन सारी परिस्थितियों में जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं छात्र संघ अध्यक्ष के अलावा ना कभी वार्ड पंच रहा, ना सरपंच रहा, ना जिला परिषद ब्लॉक, कहीं पर भी हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, राजनीतिक हमारा घराना नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी पार्टी को, निर्मल कुमार को लोग इस संख्या में वोट दे रहे हैं, तो तीसरे मोर्चे के रूप में दूसरे लोग लेके देख लें। नहीं, आप उसके बाद में जिस दिन हम मुकाबले में दिखेंगे, हमने लोगों का दिल जीता है, वोट भी लेंगे उनसे। जिस दिन हम मुकाबले में लेंगे, यहाँ पे क्या है कि वोटिंग का जो एक वर्षों का परंपरावादी एक तरीका है, वो तरीका है कि यहाँ पे नेगेटिव वोटिंग होती है। अपने नेता को जिताने की बजाय किसी व्यक्ति को हराने के लिए बहुसंख्यक वोट करते हैं। इसलिए कुछ एक्स को हराते हैं और कुछ वाई को हराने के लिए। फिर जो ध्रुवीकरण होता है, उस ध्रुवीकरण का निश्चित रूप से हमें 2013 के चुनाव में जब मेरे 10,000 वोट आए थे, वो तो हमारा एक तरीके से क्रिकेट मैच में जो ट्रायल बॉल होती है वो उस हिसाब से हमारा था। लेकिन पिछली बार ये जो ध्रुवीकरण हुआ अपने उम्मीदवारों को हराने के लिए, उस ध्रुवीकरण का निश्चित रूप से हमें नुकसान हुआ। लेकिन हम जब लोगों के बीच में तुरंत ही गए, तब लोगों ने अपनी उस गलती का एहसास किया है हमारे सामने कि वोट आपको देने चाहिए थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई या हम किसी के बहकावे में आ गए, तो जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे निश्चित रूप से वो नहीं मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हमें वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अब जो चुनाव आएगा, निश्चित रूप से राजनीति, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ही जीतूंगा, मैं लड़ूंगा, ये आज घोषणा कर रहा हूँ। और तारानगर के क्षेत्र में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हम लेके आएंगे। नहीं, वही बहुसंख्यक लोग हैं जो अपने जातिगत वोट के आधार पर वोट करते हैं, वही बहुसंख्यक लोग आपसे लाभ की अपेक्षा रखते हैं। देखिए, ये एक धारणा गलत बन गई लोगों में। धारणा ये बन गई कि निर्मल को कुमार वोट नहीं देते। निर्मल ने कुमार बन के कभी कुमारों से वोट मांगे ही नहीं है, हमने किसान बन के किसानों से वोट मांगे। कुमारों में ये धारणा बन गई, या अन्य कास्ट के जो लोग हैं जैसा वो चर्चा करते हैं, मैं नहीं कर रहा, ये मेरा एजेंडा नहीं है। लोग जो आपने चर्चा की, इसलिए लोग जो चर्चा करते हैं वो करते हैं कि फ़ायदा तो जाटों को मिल रहा है, वोट इसको दे नहीं रहे, इसलिए इसको तो वो भी नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे, हम नहीं देंगे तो वो भी नहीं देंगे। इस तरीके की एक धारणा बन गई। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से ज़मीन बहुसंख्यक में जाति यहाँ पे ज़्यादा है, तो ज़मीन भी उनके पास है। लेकिन आप ये बताओ, क्या दूसरी जातियों के पास ज़मीन नहीं है? तारानगर जो शहर का क्षेत्र है, इसमें कितने जाटों को लाभ मिलता है? सारे जितने भी मिलते हैं वो यहाँ के लोकल वासिंदे हैं। तारानगर पटवार हल्के की जितनी भी ज़मीन है उसमें पुराने वासिंदे अपने बेनीवाड़ हैं, हमारे मोहल्ले के राड हैं, बाकी इक्का दुक्का कोई लोकल है, थोरी हैं हमारे 1 नंबर वार्ड के, बाकी तो यहाँ कोई लोकल जाट वासिंदे हैं ही नहीं। जो बाहर से आके बसे हैं उनकी ज़मीनें गाँव में हैं। उसके बाद में आप बाएँ में देखें, बाएँ में कौन से जाटों को लाभ मिलता है? इसी तरीके से आप चंगोई में देखो, बहुत कम लोग हैं। आप रेडी पंचायत में, रेडी पटवार हल्के में देखो, आप ढाणी कुमारान में देखो, आप खरतवाशिया में देखो, आप अड़ियाहड़ में देखो, ब्रह्मनगर में देखो। ये जो धारणा एक बना दी गई है, क्या होता है कि जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पास
मेरे काम गिनाने के लिए बहुत सारे चीज़ें होती हैं, एजेंडे होते हैं, उसी तरीके से हमारे विपक्ष के पास भी गिनाने के लिए होते हैं। लेकिन हम अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, इसके लिए हम कहेंगे कि सरकारें हैं वो किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, हम कहेंगे कि बेरोज़गारी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, एजुकेशन पे, चिकित्सा पे, सड़कों पे, बिजली पे, पानी पे, ये सारी हम बात कहेंगे। किसके खिलाफ कहेंगे? जिनकी सरकारें हैं। सरकारें किन की है? कांग्रेस और बीजेपी की है। राजस्थान में 5 साल बाद बदलती रहती है। तो हम ये सारी चीज़ें गिनाएंगे उनके खिलाफ, उनकी नाकामियों को, तो वो हमारे खिलाफ क्या बोलेंगे? जो जनता बोल रही है कि आदमी बहुत अच्छा है, इसकी पार्टी भी अच्छी है, इनके काम अच्छे हैं, ये थोड़ी बोलेंगे हमारे विरोधी। फिर वो ये बोलेंगे ये चंदा लेते हैं, ये चंदे से काम चलाते हैं। फिर वो ये बोलेंगे कि ये जीतेगा नहीं। फिर वो ये बोलेंगे कि जे एक लो जीत जाओ तो क्या करेगो। ये हमारे खिलाफ हमारे विपक्ष का एक प्रचार है। उसी प्रचार का ये है कि इसको उस जाति के वोट नहीं देते, उनको जाके कहेंगे इसको उस जाति के वोट नहीं देते। तो ये उनका प्रचार है। उस प्रचार का मुकाबला करने में हम किस मतलब तरीके से उनका मुकाबला कर सकते हैं, तो वो भी गांव स्तर पर कमेटियां बना करके हमारे गांव में जो हमारे कार्यकर्ता है वो उनका मुकाबला करेंगे। जिस दिन ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ये जातिगत का मामला तो आपने बताया, लेकिन जैसे पिछले 70 साल में 50 साल राज एक ही परिवार ने किया, जिनकी जातिगत वोट सिर्फ और सिर्फ 1000 से ज़्यादा नहीं है। मैंने यही कहा, जाति से कोई जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता, ना एमपी बन सकता, ना विधायक बन सकता। इसके लिए जो सब जातियों से मिलके जो हमारा समाज बना है, उस समाज के सारे लोग जब वोट जिसको ज़्यादा डालेंगे वो जीतेगा। अब सवाल रहा चंद्रमल जी का। चंद्रमल जी का कहीं न कहीं इस इलाके की जनता के लिए नहर को लेके जब भी सवाल आता है तो निश्चित रूप से हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उनके साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ और हमारे आंदोलन के साथ हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की जो लंबाई है, खोड़ा गांव से निकलती है, 107 किलोमीटर लंबी नहर है। 5 बार इसको लिफ्ट किया गया, मतलब 15 मीटर, कहीं 18 मीटर, कहीं 17 मीटर, कहीं 14 मीटर पानी को नीचे से उठा के लिफ्ट पंपिंग करके उसको ऊंची नहर में डाला, फिर पानी को आगे लेके आए, फिर आगे लेके आए। 5 बार लिफ्ट किया गया है। 7 लिफ्ट नहरें, किसी में 1 लिफ्ट है, किसी में 2 है। इस नहर में 5 लिफ्ट होने का मतलब ये है कि चंद्रमल जी के दिमाग में ये था कि इस इलाके की जनता ने मुझे वोट दिया है तो इसका लाभ, इसका इनाम उनको कुछ मिले, ये उनका प्रयास है। चंद्रमल जी चाहते तो इस लिफ्ट का नाम अपने पूर्वजों पे करवा सकते थे। नहीं, ये राजकाज के काम है, एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता। सरकार में बहुत सारे लोग होते हैं और इस नहर का नाम चौधरी कुंभाराम जी को ही जाना चाहिए। उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के कार्यकाल में सारे किसानों को खातेदारी के अधिकार मिले हैं। चंद्रमल जी के नाम पे अगर उनकी सरकार के लोग चाहेंगे तो बहुत सारी योजनाएं वो रख सकते हैं। वो अपने पूर्वजों के बारे में रखें, ये इशू उनके दिमाग का क्या रहा होगा हम एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन उनके उनके बाद जब उनके पुत्र डॉक्टर चंद्रशेखर बैद यहाँ उनके प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आए और वो यहाँ से एमएलए थे। सरदार शहर से भंवरलाल जी एमएलए थे, राजगढ़ से नंदलाल जी एमएलए थे। 28 अक्टूबर 2005 के दिन जब जयपुर में वसुंधरा राजे की नेतृत्व वाली सरकार का कैबिनेट बैठ करके ये फैसला कर रहा था कि इस नहर के निर्माण के ऊपर रोक लगा दी गई, उस समय डॉक्टर बैद को जनता के बीच में आना चाहिए था। इसलिए नहीं कि मैं चंद्रमल जी का बेटा हूँ, इसलिए कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ, और आके ये बताते कि सरकार ने ये फैसला कर दिया है। तो जो जनता लड़ने के लिए 2012-13 से लेके 17 तक या आज तक जो लड़ रही है, उस समय तैयार हो जाती, उस समय उस सरकार के फैसले को बदला जा सकता था। उनके उस निकम्मेपन, उनकी उस नज़रअंदाजी के कारण परिणाम उनको भुगतना पड़ा, जनता को भुगतना पड़ा। उनको तो इसलिए भुगतना पड़ा कि राजेंद्र राठौड़ जो उस कैबिनेट में शामिल थे जिसने नहर की कटिंग की है, नहर के निर्माण पे रोक लगाई, वो तो यहाँ से विधायक का चुनाव जीत के जा रहे हैं। और जो चंद्रमल जी बैद के बेटे थे, जिनमें सिर्फ यही गुण है कि मैं बैद जी का बेटा हूँ इसलिए मुझे वोट दीजिए, तो ये तो लंबे समय तक आज की राजनीति में चलेगा नहीं। उस समय उन्होंने अपने
सदन में, विधानसभा में आप विपक्ष में थे, लेकिन उस समय की सरकार के खिलाफ आप बोलते तो निश्चित रूप से 2008 का चुनाव उन्हें नहीं हारना पड़ता। राजेंद्र राठौड़ यहाँ आते नहीं, उनको ये आभास हो जाता कि हमने कितना बड़ा तारानगर के इलाके के लोगों के लिए नुकसान किया है, तो वो आते नहीं, उनको हारना नहीं पड़ता। अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई नहीं, जिसकी बदौलत राजगढ़ के इसी नहर से 37 गांव कमांड होने हैं, नंदलाल जी भी आ रहे। 49 गांव इसी नहर से सरदार सर के कमांड होने हैं, आज 3-4 गांवों में पानी लग रहा है, तो भंवरलाल जी भी उस समय आ रहे। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तीनों एमएलए जनता के बीच में आ जाते और आंदोलन का बिगुल बजाते तो वो चुनाव नहीं हारते और हमारी नहर का ये असर नहीं होता। जब 2008 का चुनाव था, 2005 में नहर का काटा गया था, उस कैबिनेट में राजेंद्र राठौड़ साहब मंत्री थे। तब यहाँ तारानगर जब आए तो लोगों ने उन पे कैसे विश्वास जताया कि उनको यहाँ से चुनाव जितवा दिया? जानकारी नहीं थी लोगों को। मैंने यही कहा कि जानकारी कब हुई? जानकारी 2012 में हम जब तहसील कार्यालय के सामने धरने पे बैठे थे, 42 दिन तक हमारी लगातार कर्मिक अनशन चल रहा था। अलग अलग गाँव के हमारे 20-20, 30-30 किसान भूगड़ताल पे बैठते थे और लगातार वो 54 दिन तक हमारा धरना चला। उस समय विधानसभा में अमराराम जी और पेमाराम जी ने सवाल उठाया। उस सवाल का लिखित जवाब आया कि 28 अक्टूबर 2005 को इस नहर के निर्माण के ऊपर रोक लगा दी गई है, इसलिए इस नहर का निर्माण कार्य होना संभव नहीं है। उस जवाब के बाद में हम उस जवाब को लोगों के बीच में सर्कुलेट किया, लेके गए, तब जाके जनता को पता चला कि हमारे नहर के ऊपर इस तरीके से रोक है और वो रोक आज भी बरकरार है। मतलब 10 साल बाद में इस बात का पता चला लोगों को? हाँ, 10 साल मतलब 2012, 7-8 साल बाद में उनका कार्यकाल जब पूरा हो चुका था। 5 में कटा, 12 में तो हुआ, तो लगभग 9 साल के लगभग का टाइम हो गया था। हाँ। एक बात मैं आपसे ये पूछना, आप पे आरोप लगते हैं कि जो ये फसल बीमा का जो पैसा आता है उससे पहले निर्मल को पता चल जाता है और वो बीच में टांग अड़ाने का काम करता है। अखा थोड़ी देखा पा कभी मुँह बहाना रहे ना पर ना, विपक्ष का आरोप है यहाँ पे। वो लगा सकते हैं। मैंने ये कहा कुछ तो आरोप लगाएंगे हम पे, कुछ तो आरोप लगाएंगे। आरोप लगाएंगे तो हमारी चर्चा होगी, उनको लगाना चाहिए। लेकिन फसल बीमा का पता मुझे क्यों चलता है, उनके नेता को नहीं चलता? नहीं, वो स्टडी नहीं करते होंगे। स्टडी नहीं करते तो ये तो उनकी कमज़ोरी है ना। स्टडी नहीं करेंगे तो यही आरोप लगाएंगे। स्टडी करेंगे तो खुद पारंगत होंगे, लोगों को बताएंगे। हमने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे बीमा बनता है, हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आज तक लेते आए। हमें जिला कलेक्टर, सांख्यिकी एडी, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देते रहे। इन नेताओं के यही तो दिक्कत हुई कि इनको पता कैसे चल जाता है कि किस हल्के का कितना आएगा। तो ये कोई सरकार ने जयपुर और दिल्ली से कोई रोक नहीं लगी कि क्रॉप कटिंग के डाटा नहीं देने चाहिए। हमारे नेताओं के पेट में तकलीफ़ हुई, इन्होंने जयपुर और दिल्ली से ये लेटर जारी करवाया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी नहीं की जानी चाहिए। कौन सी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट? जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू विभाग दोनों मिलकर करते हैं, तो वो तो है उनके पास। वही रिपोर्ट सांख्यिकी एडी के पास आती है, सांख्यिकी एडी के पास है। उसके बाद में वो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर जाती है, रेवेन्यू बोर्ड में वो है। रेवेन्यू बोर्ड से फिर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जयपुर में आती हैं, उनके पास भी है, और उनके पास से बीमा कंपनी के पास जाती है। मतलब सब जगह जाएगी रिपोर्ट, लेकिन किसान को नहीं मिलेगी। ये दिक्कत जयपुर और दिल्ली वालों को नहीं, हमारे यहाँ वालों को हुई थी। तब जा कर के हमने भी इसको चैलेंज के रूप में लिया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट अगर नहीं मिलेगी तो इसमें पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी। फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो क्लेम आया है वो आना कितना चाहिए था और आया कितना है, कम क्यों आया है, ज़्यादा क्यों आया है। ये सारा एनालिसिस आज एक एक किसान, आपके सामने ये किसान आया था, वो कह रहा था कि मेरे ये नहीं आया, ये नहीं आया। उस किसान को जानकारी कैसे हुई है कि तेरे इतना आना चाहिए था, ये क्लेम आना चाहिए था, तेरे 6 आने चाहिए थे, अभी 2 ही आए, 4 क्यों नहीं आए। ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें मिली तो हमारे माध्यम से आम किसान तक ये बात पहुंच गई। तो पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। हमें भी मिलनी चाहिए, कांग्रेस वालों को भी मिलनी चाहिए, बीजेपी वालों को भी मिलनी चाहिए। कोई निर्दलीय मांगे उसको भी मिलनी चाहिए, आम कोई किसान भी मांगे तो उसको भी मिलनी चाहिए। अब वो मांगते ही नहीं है, इसमें हमारी गलती नहीं है। फिर वो आरोप यही लगाएंगे कि आपको पहले पता चल जाता है। नहीं थे लोग तो केकरो बेला बैठे हो और थे तो
अधिकारियों को गोचो कर लियो और बाजिया फिर थे लोगों ने बता दियो और लोग फिर बाने बुझे जो दंग माई ने बांगे तकलीफ होए कि आने बेरो क्या पड़ो। अब की बार पूरो मन बना लियो जनता, बन बेला कर देंगा। और जियाँ भादरा में धरना लाग रहे नहीं बलवान गए MLA बनया बाद में, आज थारे चैनल के माध्यम आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेंगा, लोग भी सुनेगा। अगली बार के बाद जिका अब कह नहीं का मार्कन टेम को नहीं है, सह बेला हो जाएगा, सह बीमो दिरा लाग जाएगा, लोगों भी बीमो है नहीं का। अब कांग्रेस हारो बीमो, अब बीजेपी हारो बीमो, अब कामेड़ा हारो बीमो, फिर कोई निर्दलीय होगा बिंगो बीमो। तो जो चीज़ें देखो, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझने के बाद में जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जनता के बीच में जाकर के जनता ये तय करेगी कि आप जो बात कर रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बनावटी है। आपकी बात पे विश्वास जब आ जाएगा तब जनता आएगी। ये एक दिन में नहीं होगा, हमारे लिए भी एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए हमें 15 साल लगे हैं, 20 साल छात्र राजनीति से लेके यहाँ तक पहुँचने में 20 साल 22 साल लगे हैं, तब जाकर के लोगों का विश्वास हुआ है कि हाँ, ये जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस मुद्दे का इन्हें पूरी जानकारी है, पूरा अध्ययन है, और निश्चित रूप से इनके साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। अच्छा, आप विधानसभा क्षेत्र तारानगर से आपने 2 बार चुनाव लड़ा, आप विधानसभा क्षेत्र में हमेशा घूमते रहते हैं, तो सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र की ऐसी कोई बड़ी समस्या है जिसके बारे में आप जनता को अवगत कराना चाहते हैं? तारानगर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हमारा बिरानी क्षेत्र है, कंप्लीट खेती के ऊपर आधारित है। इंडस्ट्री के नाम पर कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है कि पूरा जो नहर का निर्माण कार्य 2,40,000 हेक्टेयर है वो हो। उसके बाद में मांग तो हमारी ये होनी चाहिए, जो हमारे दक्षिण के गांव उस प्लान के बाद बच जाते हैं उनको हम कैसे जोड़ें, प्लान तो हमारे पास ये होना चाहिए। लेकिन उस समय हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से आज नहर का जो निर्माण भी हो रहा है वो भी 1,02,622 हेक्टेयर प्लस 10,000 जो रकबा है जो उस समय से प्रस्तावित है, मतलब 1,12,622 हेक्टेयर उसी में हो रहा है। उससे आगे 2,40,000 तक ले जाने का सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। उसके बाद में हमारे जो नहरी बेल्ट है वो, और उसके बाद में जो बिल्लूबास रामपुरा ये यहाँ पे नया भूमिगत जो जल है वहाँ ट्यूबवेल का बड़ा सोर्स मिला है। वहाँ जो दिक्कत आ रही है वहाँ पे एग्रीकल्चर के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। किसानों के 2013 और 14 से पेंडिंग है। अभी जो कनेक्शन मिले हैं वो 13 और 14 के मिले हैं। 15 के बाद में जितना भी अप्लाई किया वो सारे अभी पेंडिंग चल रहे हैं। करंट का जो कनेक्शन दे रहे हैं उसमें रेट ज़्यादा ली जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको लेकर के हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है। बाकी आम जनता के, शिक्षा के, चिकित्सा के, इन तमाम मुद्दों के ऊपर एक पूरा डायग्राम बना करके काम करेंगे। सरकार अगर इस पर कोई सब्सिडी वगैरह अगर देके ये कनेक्शन का काम करे या इसमें कोई ऐसा कोई सिस्टम कर दे जैसे किस्तवार करके कर दे, तो लोगों को फ़ायदा कितना होगा? देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर भूमिगत जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, डार्क जोन घोषित किया जा रहा है, ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं। वहाँ पे ट्यूबवेल के कनेक्शन लोग वापस जमा करा रहे हैं। मतलब सरकारी ईद करी है कि बिजली नहीं है हमारे पास पर्याप्त बिजली नहीं है। सिर्फ हमारा सरदारसर और तारानगर का जो नया क्षेत्र जो बना है, ज़मीन के नीचे भूगर्भीय के हलचलों की वजह से पानी के त्याग बदलते रहते हैं। तो यहाँ जो ये नया सोर्स आ रहा है, यहाँ पे जब कनेक्शन मांगते हैं तब कहते हैं बिजली नहीं है। आप तो जितने एग्रीकल्चर के कनेक्शन वापस जमा हो रहे हैं उतने आप इस इलाके में जारी कर दो। आपको ताज्जुब होगा, राजस्थान में आज के दिन सबसे बड़ा ट्यूबवेल का क्षेत्र है वो सरदारसर है। सबसे बड़ा क्षेत्र सरदारसर है। इतने ट्यूबवेल राजस्थान में कहीं नहीं है। सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर पहले होते थे, लेकिन आज वहाँ पे पानी नीचे जा रहा है, पानी सूख रहा है, डार्क जोन घोषित कर दिया। तो वहाँ जो आपके इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो रही है वो यहाँ आप दे सकते हैं। एक प्लान तो होना चाहिए सरकार के खिलाफ, सरकार के पास। तो इस जो सरकार की नीति है इनके ऊपर एक मजबूत कार्यक्रम बना करके लागू करवाने के लिए हम करेंगे। अभी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो अपने क्षेत्र में कितनी लागू हुई है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी? अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी जो योजना सरकार की है जिसकी कुछ अच्छे कामों की तारीफ भी करनी चाहिए,
चिरंजीवी योजना जो है वो बहुत बेहतरी से इसका लोगों को लाभ मिला है। मतलब एक गरीब आदमी जो लाखों रुपए का इलाज अगर जेब से पैसा दे के कराना हो तो नहीं करवा सकता, लेकिन सरकार की इस योजना का सबसे बेहतर, क्योंकि लोग आते हैं हमारे पास कि मेरा खाद्य सुरक्षा में जुड़वा दो, मुझे ये ऑपरेशन करवाना है। अभी तो बीमा जो मुख्यमंत्री ने शुरू की है उसके माध्यम से हो जाता है, लेकिन उस समय जो लोग उस तकलीफ़ को लेकर के आते थे और उस तकलीफ़ में हम उनकी मदद करते थे, उनका नाम जुड़वा देते, तो अपने आप को भी एक बड़ी तसल्ली होती थी। तो उस किसान के, उस आम व्यक्ति के, उस परिवार के जिसके घर में ये समस्या आई हुई है, उसको कितनी खुशी होती होगी। तो ये जो चीज़ें हैं सरकार की, ये बहुत बेहतर है और बहुत बेहतरी के साथ लागू हो रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में ऐसे कौन से काम की जिसको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, तारानगर एजुकेशन का हब है। चूरू ज़िले का ही नहीं बल्कि आसपास के राजस्थान के दूर दूर के लोग यहाँ, कोचिंग संस्थाएं हो गई, प्राइवेट जो कुछ शिक्षण संस्थानें हैं जिनका नाम पूरे राजस्थान में चल रहा है, हमारे सरकारी शिक्षण संस्थान भी किसी रूप से कम नहीं है। तो इनमें आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फैकल्टी का है। हमारे चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, अध्यापकों के जो रिक्त पद हैं वो नहीं भरे जाएंगे तो हम जो हमारा सार्वजनिक सिस्टम है इसको बचा नहीं पाएंगे। निजीकरण की इस दौड़ में फिर लोगों का ध्यान है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो आज हमारे जितने भी गाँवों में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल और कॉलेज हैं, उन सब में अध्यापकों की पूर्ति कैसे हो, इसके ऊपर आज भी ज़रूरत है कि काम किया जाए। अभी गर्ल्स कॉलेज है, इसमें पीजी खुलवाया गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, पीजी भी खुला है, दूसरी शिक्षण संस्थानें भी खुली हैं, घोषणाएं हुई हैं, उनको प्रैक्टिकल रूप से लागू करवाना और उसमें फैकल्टी उपलब्ध करवाना, ये चैलेंज तो आज भी हमारे सामने बना हुआ है। एक राजस्थान सरकार द्वारा 3 आयुर्वेद कॉलेज खोले गए हैं राजस्थान में, जिसमें उदयपुर, जोधपुर और तीसरा तारानगर में घोषणा हुई है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? खुलना चाहिए और इसके लिए राजस्थान सरकार धन्यवाद की पात्र है, लेकिन ये जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। राजगढ़ में जो आयुर्वेद कॉलेज पहले से खुला हुआ है उसको बंद कर दिया, वो भी शुरू होना चाहिए। आयुर्वेद कॉलेज राजस्थान सरकार की तरफ से तारानगर की जनता को सौगात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो शुरू होना चाहिए और उसका जो लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए वो मिलता दिखना चाहिए। अभी हमारे यहाँ कुछ रोडें बन रही है, जैसे अडियाल से तारानगर, चूरू से सरसा के लिए, भालेरी से सावा के लिए, तो इसके लेकर आपकी क्या राय है? इन सड़कों के लिए लगातार हम अखिल भारतीय किसान सभा के प्लेटफॉर्म पे लड़ते रहे हैं। अब जो बन रही है एहसान थोड़ी कर रहे हैं किसी पे। आप सोचो जनता ने कितना वहाँ पे तकलीफ़ों को सहन किया है। आज तारानगर से सावा किसी को जाना हो तो वो सोचता है कि किधर से जाऊँ, इस सड़क से तो नहीं जाऊँ। ये की ये स्थिति आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले यहाँ की थी कि मुझे राजपुरा जाना है, किधर से जाऊँ। मतलब लोगों ने रास्ते डाइवर्ट कर लिए। मैं सावा जाता हूँ तो रेडी होके जाता हूँ, मुझे काड़वास जाना होता है तो रेवासी से सड़क जो है झांझनी से सीधा कुलड़ियों की ढाणी और ढाणी से फिर काड़वास डाबड़ी होते हुए लोगों ने वैकल्पिक रास्ते निकाल दिए। लोगों का पूरा दम निकाल के सरकारें अब कोई सड़क बना के वाहवाही लूटनी चाहती है, तो ये वाहवाही तो हम उनको नहीं देंगे। लोगों ने बहुत तकलीफ़ सहन की है और जो सड़कें आप बता रहे हो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। टोल रोड बन रही है नौर से लेके चूरू तक, मतलब आज तक कितनी सरकारें बनी होगी, क्या हालात है हमारे ज़िला मुख्यालय की सड़क का। हम किसी एक व्यक्ति, एक नेता को एहसान कोई अकेले ओढ़मा नहीं दे रहे हैं। प्रभावशाली नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हमारे एमएलए साहब, हमारे एमपी साहब अपने आप को ये कहते हुए थकते नहीं है कि हमने ये किया वो किया। आपने इस सड़क के लिए क्या किया? और जो बन रही है वो टोल रोड बन रही है। 3 बार जेब कटेगी। नौर से कोई चलेगा और चूरू पहुंचेगा तो 3 बार टोल दे के वहाँ तक पहुंचेगा। टोल को लेकर आप भी आंदोलन तो करेंगे? आंदोलन करेंगे, उसका लाभ वहाँ उनके स्थानीय लोगों को तो मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है नौर से जो आएगा वो 3 बार टोल दे के जाएगा। हाँ, बनीण से कोई चलेगा तारानगर आएगा उसको हम नहीं देने देंगे। काड़वास से चलेगा वो तारानगर आएगा तो उस टोल को तो हम नहीं देने देंगे, लेकिन काड़वास से चलेगा चूरू जाएगा तो वो बनीण वाले टोल पे नहीं देगा, लेकिन आगे चलकोई के पास जो टोल लगेगा वहाँ उसको देना पड़ेगा। ये सरकारों की पॉलिसी है। सरकारें, आप एक गाड़ी लेते हो
उस गाड़ी के ऊपर अगर उसकी कीमत 10 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए से ऊपर रोड टैक्स के नाम पे ले लेती है। अकेली कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर, दोनों सरकारों की पॉलिसी है वो इसी तरीके की है। और धीरे धीरे सारे सार्वजनिक उपक्रम हैं वो बेचने पे लगे हुए हैं, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे आपके एयरपोर्ट हो, LIC हो, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, सारी चीज़ों को जिस तरीके से बेच रहे हैं वो वही जो भारत सरकार थोड़े धड़ल्ले से कर रही है बेचने का, राजस्थान सरकार थोड़ा नीचे नीचे कम कर रही है। अभी हमारे स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका एक नारा चल रहा है, आपका विधायक आपके साथ, आप इससे कितने सहमत हैं? नारा तो मोदी जी ने भी दिया था, अच्छे दिन आएंगे, आ ही गए अच्छे दिन आम जनता के। तो जो 300 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था आज 1200 रुपये से ऊपर जा रहा है। नारे देने से आपका विधायक आपके साथ दिखना भी चाहिए, कहाँ मतलब आपका विधायक आपके साथ दिखना भी चाहिए। किसान जब लड़ रहा था फसल बीमे के लिए, एक शब्द नहीं आया इनका, और एक शब्द आया था वो आया आंदोलन के खिलाफ आया कि मैंने क्रॉप कटिंग करवा दी है, सबको बीमा मिलेगा। ये जो धरने में बैठे हैं ये किसानों को बरगलाने के लिए बैठे हैं। हम कृषि उपज मंडी चालू हो तारानगर की लगातार मांग कर रहे हैं और पिछले 2 साल से लगातार आश्वासन ही मिल रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं। अभी कह रहे हैं कि 31 दिसंबर से पहले मंडी खुल जाएगी, उससे पहले 10 बार दे चुके आश्वासन। विधायक जी तो ये कह रहे हैं कि मैंने इसको, जो पहले गौण मंडी थी, इसको मैंने मुख्य मंडी का दर्जा दिलवा दिया है राजस्थान सरकार से। जब मंडी बन गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बिजली, पानी, शेड, वो सारे बन गए, तो दर्जा तो मिलना ही था। आपने अलग से कौन सी प्रक्रिया करवा दी? सवाल ये है कि दर्जा मैंने दिला दिया, कहाँ दिला दिया? शुरू जब किसानों की उपज वहाँ जाएगी, उसकी बोली लगेगी, उसके उपज का उसकी गुणवत्ता आंकलन होके वो वहाँ बिकेगी। आज भी किसान औने पौने दामों में बेचने के लिए व्यापारियों को मजबूर है। मंडी में तो ऐसी कोई बोली अभी तक शुरू हुई नहीं है। तो कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। हमारा विधायक हमारे साथ दिखना भी चाहिए। अच्छा, एक बात कानून व्यवस्था को लेकर विधायक जी ये कह रहे हैं कि मेरी अनुशंसा पर यहाँ पर एक डिप्टी ऑफिस और यहाँ पर एडीजे कोर्ट को बनाया गया है। एडीजे कोर्ट किसी विधायक के कहने से नहीं बनती। एडीजे कोर्ट बनेगी कि वहाँ पे लिटिगेशन कितना है, वहाँ मुकदमे कितने हैं, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह कहाँ जाना पड़ रहा है। तो दूसरे उपखंड में जाना पड़ रहा था, ये क्राइटेरिया था कि कम से कम इतनी फाइलें होनी चाहिए, उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ फाइलें हैं जो एडीजे को सुनवाई करनी है। एडीजे कोर्ट बनना, डिप्टी ऑफिस बनना, हर उपखंड में घोषित कर दिया कि डिप्टी ऑफिस बनेगा। हर पंचायत समिति मुख्यालय पर एसडीएम बनेगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब कई साथी कहते हैं कि सिद्धमुख तहसील तो बन गई लेकिन एसडीएम बैठना शुरू नहीं हुआ। तो हमें पॉलिसियों को पढ़ना पड़ेगा। पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि जो पंचायत समिति मुख्यालय वहाँ पे एसडीएम बैठेगा। मैं अभी कल सरदारसर था तो वहाँ बोले कि तहसीलदार तो बैठना शुरू हो गया लेकिन अभी एसडीएम बैठना शुरू नहीं हुआ। तो जिन्होंने पॉलिसी को नहीं पढ़ा वो तो यही कहेंगे। जिस दिन बानीपुरा पंचायत समिति बन जाएगा उस दिन उपखंड भी बन जाएगा। तो ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी के तहत कोई काम होता है। अब कोई कहे, कल को ये कह देंगे कि मैंने तारानगर थाने को सीआई थाना बना दिया, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि प्रत्येक थाने में सीआई ही एसएचओ होगा। अब वो उसको लागू कब करते हैं? सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, ये पॉलिसी मैटर हैं। पॉलिसी के तहत आपके यहाँ मिल रहा है तो इसका श्रेय तो हम किसी व्यक्ति को सिर्फ कोई ये कहे कि मेरा ही श्रेय, तो हम उसको अकेले एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे सकते। सावा को तहसील का दर्जा दिलवा दिया और वहाँ पे गर्ल्स वो गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सावा उप तहसील की वहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग चल रही थी और राजस्थान सरकार ने बहुत सारी उप तहसीलें बनाई, उसमें एक सावा भी उस क्राइटेरिया में दूरी के हिसाब से, वहाँ के लोगों की संख्या के हिसाब से उस क्राइटेरिया में आ रहा था, तो वो उप तहसील भी बन गया। लोगों की मांग कितने लंबे समय से थी। उसके बाद में गर्ल्स कॉलेज खुलवा दिया, सरकारी कॉलेज भी वहाँ खुलने चाहिए। वहीं क्यों आज जिस तरीके से कॉलेजों में संख्या बढ़ रही है, आप तो हमें ये बताओ कि जिस
विद्यार्थी के 70% अंक बन गए, उसके बावजूद उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपको जैसे जैसे लोगों में चेतना का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है, हर पंचायत समिति मुख्यालय पे जहाँ सीनियर स्कूल है वहाँ पे कॉलेज आने वाले समय में खुलेंगे। फिर ये नहीं कोई और कहेगा कि मैंने खुलवा दिया। ये समय की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुसार चुने हुए जनप्रतिनिधि को ये काम करने पड़ेंगे, चुने हुए सरकारों को ये काम करने पड़ेंगे, चाहे ये हों चाहे दूसरे वाले हों। आने वाले समय में जहाँ सीनियर स्कूल है वहाँ पे कॉलेज खुलना चाहिए। शहर के विकास कार्यों को लेकर यहाँ के वर्तमान विधायक, स्थानीय विधायक है, वो कह रहे हैं मैंने 10 करोड़ रुपए की मेरी अनुशंसा पर मुख्यमंत्री जी से बजट घोषणा करवाई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? शहर के विकास की तो हालत आप आए हैं तब देख ही आए हैं सब जगह। हम इसे विकास नहीं कह सकते हैं। शहर में पानी निकासी के बारे में आपके पास क्या डायग्राम है? आप कितना ही विकास करा दो, बरसात के समय में अगर 5 दिन तक पानी नहीं निकलता है तो वहाँ पे विकास के मायने बदल जाते हैं। आज सड़कों की हालत, सफाई की हालत, नालियों की हालत, जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लेके भी लोग किस तरीके से परेशान हैं। सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो भी सरकार बनेगी उसको कराना पड़ेगा और हम करवाएंगे। लेकिन कोई ये कहे कि ये मेरी मेहरबानी से हो रहा है, ये नीतिगत चीज़ें हैं, ये सब जगह हो रहे हैं। जहाँ विपक्ष के एमएलए हैं वहाँ भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी वो आज के दिन दिख नहीं रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में शहर में ट्रॉमा सेंटर को लेकर आपकी क्या राय है? ट्रॉमा सेंटर भी होने चाहिए। सारी जितनी भी जांचें एक मरीज़ को डॉक्टर लिख के देते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन अखबार में तो हम रोज़ पढ़ते हैं कि आज इतने डॉक्टर लगा दिया, आज ये करवा दिया, लेकिन आप देखिए ज्वाइन कितने डॉक्टर करते हैं अखबार के अलावा। आज ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे हैं? काम तो इसके ऊपर करो। आपने आदेश करवा दिया कि यहाँ इतने डॉक्टर रहेंगे और वो यहाँ ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज चूरू में बैठे हैं या भरतिया हॉस्पिटल में बैठे हैं या दूसरे हॉस्पिटलों में डेपुट होकर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लाभ तब मिलेगा जब उन हॉस्पिटलों में बैठने वाले डॉक्टर होंगे, उनमें जांच करने वाली मशीनरी होगी और उनकी जांच के ऊपर टेक्निकल जो कर्मचारी हैं वो होंगे। ये चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि तारानगर में जिस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ी है उस संख्या के अनुपात में ना तो हॉस्पिटल खुले हैं। गाँव में जो हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ नर्सों के बल पे, उनके दम पे चल रहे हैं। हमारा सरकारी हॉस्पिटल सिटी डिस्पेंसरी जो है तारानगर का रामदेव मंदिर के पास, बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब बोरजी भाटियारन तो ज़्यादा जाना है, बिन बहुत कम जाना है। इसलिए नहीं जानते कि वहाँ पे जो डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था आज भी नहीं है, जिसके लिए भविष्य में काम करने की ज़रूरत है। आखिर कारण क्या है, डॉक्टर यहाँ पर टिकते क्यों नहीं हैं? देखिए, ये डॉक्टर टिकते क्यों नहीं है, इसके लिए हमारी जो यहाँ के प्रशासन की और यहाँ के जो कह सकते हैं बुढ़ानिया जी की इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो निश्चित रूप से डॉक्टरों को टिकना ही पड़ेगा। डॉक्टरों को नौकरी करनी है वो यहाँ भी करेंगे, पेशेंट देखने वो यहाँ भी देखेंगे। इसलिए यहाँ हम लगाते हैं वो ज्वाइन नहीं करते, तो आपको प्रभावी तरीके से उनके ऊपर ये एक्शन लेना पड़ेगा कि वो ज्वाइन करें। पिछले 4 साल में यहाँ की कानून व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है, उसके बारे में आपकी कोई राय? देखो, कानून व्यवस्था के सवाल पे तारानगर शांतिप्रिय इलाका है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई गैंगवार नहीं है, तस्करी का। बीच में कुछ लोगों ने इस तरीके से बाहर के लोग ही आकर के यहाँ थोड़ी बहुत कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। बाकी हमेशा से शांतिप्रिय इलाका रहा है, आज भी शांतिप्रिय है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई बदमाश आदमी में एक हीरोइज्म की भावना होती है। जैसे हमारी पड़ोसी तहसील राजगढ़ हरियाणा है, वहाँ थोड़े अपने आप को बदमाश दिखाने में लोग फीलिंग अच्छी लेते हैं। यहाँ बदमाश दिखने में फीलिंग गलत तरीके से लेते हैं लोग, उनके साथ व्यवहार करना पसंद नहीं करते, उनके साथ उठक बैठक है वो लोगों अपनी कम कर देते हैं। तो ये शांतिप्रिय इलाका है, सभ्य इलाका है, शिक्षित इलाका है, शिक्षा नगरी है। इसमें कानून व्यवस्था का बाहर के लोग जो आकर के यहाँ करने की कोशिश करते हैं और की भी है। यहाँ पिछले दिनों अतिक्रमण की घटनाएं हुई। हमारे जो खातियों के मोहल्ले में जो नोरा चलाते हैं
जहांगीर साहब, उनकी ज़मीन थी, उनके ऊपर कब्ज़ा हुआ। सीताराम बाबरिया जो है उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ। और ज़्यादा बारवाड़ी लोग हैं, आज भी ज़मीन पे कब्ज़ा किए हुए बैठे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, इनका नाम लेकर के यहाँ आ रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी तो कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन इस तरीके के जो लोग आ रहे हैं इनके ऊपर प्रभावी निर्णायक कार्रवाई अगर नहीं होगी तो ये फिर दोबारा आएंगे, दूसरे लोगों को भी परेशान करेंगे। नहर का काम चल रहा है, जो 2005 में जो रकबा काटा गया था, उस रकबे में यहाँ के स्थानीय विधायक ये बोल रहे हैं कि मैंने 20,000 हेक्टेयर भूमि को, सिंचित भूमि थे, वो वापस जुड़वाया है, एक बहुत बड़ा ताला खुलवाया है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम जो बात करते हैं वो तथ्यात्मक करते हैं, और वो चीज़ है जो ऑन पेपर है। हमारी नहर का कुल जो रकबा है 2,40,000 हेक्टेयर, उसी के लिए हमारा संघर्ष जारी है। आज के दिन हमारी नहर का रकबा 12,622 हेक्टेयर है, 1,12,622 हेक्टेयर है। 28 अक्टूबर 2005 को जब नहर के रकबे के ऊपर रोक लगी थी, उस समय 1,02,622 हेक्टेयर ज़मीन थी। 2008 में राजेंद्र सिंह जी जब चुनाव लड़ने के लिए आए, उस समय इरिगेशन के चीफ सेक्रेटरी थे SN थानवी। उनसे इन्होंने 8 माइनरों के टेंडर करवाए थे, जिसमें सरदारसर वितरिका जिसका निर्माण चल रहा है ये 11 किलोमीटर थी। उसके बाद एक बिल्लू माइनर था उसमें, और तारानगर सब माइनर था, दिरवास माइनर, दिरवास सब माइनर, ये, और एक तारानगर माइनर और तारानगर सब माइनर, ये माइनर था। SN थानवी सर्विस में रहते हुए एक्सपायर हो गए। विधानसभा के चुनाव के बाद में सरकार बदल गई। जो नई सरकार बनी उन्होंने उन 8 माइनरों के टेंडर को गलत साबित किया। थानवी साहब एक्सपायर हो गए, उनके सर्विस को लेकर के उनके अनुकंपा नियुक्ति उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उस समय की सरकार ने उस निर्णय को अप्रूवल कर दिया। इसका तारानगर के लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि नहर का रकबा जो 1,02,622 हेक्टेयर था वो 1,12,622 हेक्टेयर हो गया। अब आज के दिन जो नहरी सिस्टम अपना डेवलप है वो 92,000 हेक्टेयर में डेवलप है। इसमें तारानगर का बहुत कम एरिया है, रावतसर और नौर का बहुत बड़ा जो एरिया है वो उसी का है। 20,000 हेक्टेयर रकबा अपना कमांड है, लेकिन उसमें नहरी सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा था। अब जो काम चल रहा है वो 10,000 हेक्टेयर ज़मीन के लिए चल रहा है, 10,000 हेक्टेयर के लिए फिर बाकी रह जाएगा। नया काम जिसके लिए बुडानिया जी को धन्यवाद दिया जा सकता है वो ये है कि इन्होंने गाजवास माइनर, हालांकि ये एक्सरसाइज टेबल पे जिस समय हमारे बोड़ाराम जी यहाँ एक्शन थे उस समय हो गई थी। इसके पीछे हमारी मंशा ये थी कि 5 नंबर लिफ्ट जो तारानगर के पश्चिम में जो 1 किलोमीटर दूरी पे है, उस लिफ्ट की उपयोगिता नहीं रही। इसलिए नहीं रही, कैलाश माइनर से लेके उस लिफ्ट तक 10 किलोमीटर नहर को गवर्नमेंट ने PhD के हैंड ओवर कर दिया था कि इससे आगे का पेयजल है। तो वो नहर जो गवर्नमेंट ने PhD को हैंड ओवर कर दिया वो वापस IGNP के पास कैसे आए, और 5 नंबर लिफ्ट जो करोड़ों रुपए की लागत से बनी है वो अस्तित्व में कैसे आ जाए। तब उस समय हमने अधिकारियों से ये डायग्राम बनाया कि गाजवास माइनर को आप लो, क्यों कि इसके नीचे ज़मीन कम है। तारानगर वितरिका अगर आप लोगे तो कोई भी सरकार बिना कोई जन दबाव के इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तारानगर वितरिका का बहुत बड़ा रकबा है और ये आपके जुम्पा तक जाती है, जिसमें राजगढ़ तहसील के जो 37 गांव मैंने बताए हैं, बिरमी और ये तो सावा वितरिका के साथ हैं, बाकी जो 37 गांव है वो जुम्पा तक आपके ददरेवा के पास से होते हुए, लाखलान के पास से होते हैं, यहाँ से ये निकलती है। तो इसके लिए तो भविष्य में कोई देखें गाजवास माइनर का ये लिया तो उससे उस लिफ्ट में मशीनरी लगेगी। मशीनरी लगने के बाद में वो लिफ्ट जब अस्तित्व में आ जाएगी तो आगे का जो पानी है इस नहर का 750 क्यूसेक पानी है और उसमें 250 क्यूसेक पेयजल का है, बाकी 500 क्यूसेक पानी है वो सिंचाई के लिए। जिस समय पानी का बंटवारा हुआ सभी नहरों को अलॉट किया गया, पानी तो था ही तभी तो बंटवारा हुआ, तभी ये 2,40,000 हेक्टेयर का डायग्राम बन के इतना कुछ हुआ है, निर्माणकारी इंडेक्स प्लान बना है।
तो उस समय के 750 क्यूसेक में से आज 130 क्यूसेक पानी पेयजल में जा रहा है। पूरी नहर में 250 क्यूसेक पानी आ रहा है। इसका मतलब हमें सिंचाई के लिए आज भी मात्र 120 क्यूसेक पानी मिल रहा है। तो 750 क्यूसेक पानी, 2,40,000 हेक्टर रकबा, यहाँ तक हमारा संघर्ष चलेगा। आज के दिन जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, 28 अक्टूबर 2005 के कैबिनेट के फैसले को वर्तमान सरकार ने बदला नहीं है। निर्माण कार्य वहीं चल रहा है जो 1,12,622 हेक्टर रकबा पहले से कमांड है। इस बात के लिए तो धन्यवाद है कि नहर के निर्माण के लिए इन्होंने इस इलाके की नहरों को बजट दिलवाया है, लेकिन ये कहना नाइंसाफ़ी है इस इलाके के किसानों के साथ कि हमने कोई रकबा जुड़वाया है। रकबा जो पहले से कमांड था उसी में निर्माण चल रहा है। रकबा तब जुड़ेगा जब हम ये कहेंगे कि 2,40,000 हेक्टर चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का जो रकबा था, जिसका राजगढ़, तारानगर और सरदारसर का कटा हुआ रहा है, बाकी नौर और रावतसर का रकबा तो पहले से ही कमांड है। तो उसके लिए जब तक प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक हमारा संघर्ष है वो अधूरा है। यहाँ पे तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए पेयजल की बहुत ही बड़ी समस्या है। उसके लिए अगर सरकार कुछ जो चल रहा है, एक डैम का काम चल रहा है अपने यहाँ, तो उस पर स्टे आ रखा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है अगर ये काम हो जाए तो? देखिए, पेयजल को लेके मैं सबसे पहले तो ये स्वीकार करता हूँ कि हमारी कुछ कमज़ोरियाँ रही। जल जीवन मिशन और घर घर कनेक्शन के नाम पे जितना काम इस इलाके में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, और जो हुआ वो इतनी घटिया स्तर का हुआ। आज मतलब घर घर कनेक्शन, गांव की खुद की टंकी है, लेकिन फिर भी लोगों के पानी है वो पूरे गांव में सप्लाई नहीं पहुंच रही। इसलिए नहीं पहुंच रही कि पेयजल लाइन है वो घटिया स्तर की डली। अब थोड़ा सा प्रेशर डालते ही, प्रेशर डाले बगैर ऊंचाई में पानी जाएगा नहीं, प्रेशर डालते ही वो लाइन फट जाती है। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोग आज भी प्यासे के प्यासे रह गए। इसमें हमारी कमज़ोरी ये है कि उस समय जो पाइप आ रहे थे, जो पाइप लाइन डल रही थी, कितनी गहराई पे डलनी चाहिए, उस पर मिट्टी का दबाव कितना आना चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम दूसरे कामों में व्यस्त रहे, उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। ये जो कई वर्षों तक चलने वाली योजना थी उसको फेल कर दिया। बात रही डैम की, आज पानी की खपत हर घर में इतनी ज़्यादा हो गई कि हमें नए सिरे से नए सोर्सों के बारे में सोचना चाहिए। जिन लोगों ने स्टे लेके आए, कौन है वो लोग? इन्हीं के लोग हैं। और क्या मकसद है उस हाईकोर्ट में रिट लगाने का? क्या सरकारी दफ्तर सारे खाली हो जाएंगे? उस खसरे में बन गए। क्या जो बसी हुई आबादियाँ हैं वो खाली हो जाएंगी? जो लोग स्टे लेके आए हैं उनसे कोई पूछे, जनप्रतिनिधि के नाते बुढ़ानिया जी पूछें कि आपकी मंशा क्या है, क्या चाहते हो और क्यों लेके आए हो। तो ये जो चीज़ें उनको करनी चाहिए थी वो उन्हीं को करनी है। इसका खामियाजा तो जो अपने क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा, काम सारे होंगे। हाईकोर्ट में चलो चल रहा है, खारिज भी होगा, डैम भी बनेंगे, टंकियां भी बनेंगी, पेयजल के कनेक्शन भी होंगे, सरकारी दफ्तर भी यहीं रहेंगे, सारे कोई उठने थोड़ी हैं। जो चीज़ होने लायक नहीं है, जो लोग जिन्होंने रिट लगाई है वो क्या इनके संपर्क में नहीं है? अपने तारानगर में इससे पहले भी 2 डैम बने थे, लेकिन तारानगर के प्रतिनिधियों की कमज़ोरी के कारण तारानगर को उस डैम का पानी नहीं मिल सका। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कोई भी अब उस समय क्या है कि एक भ्रामक प्रचार ये किया गया कि इस नहर का पानी है वो पेयजल के लिए आगे भेज दिया, आप इसका विरोध करो। मतलब जाना मारो काम तो विरोध करना ही है। हम उस बात को लेके संघर्ष के मैदान में आते हैं जो सरकारें गलत कर रही हैं। कोई भी नहर का प्लान बनता है उसके साथ पेयजल का बनता है, और बंटवारा है पहले से। 750 क्यूसेक पानी होगा, उसमें 250 क्यूसेक पेयजल के लिए। आज भी पेयजल की योजनाएं, इस नहर की जो क्षमता है वो इतनी बड़ी है कि अभी भी मात्र 130 क्यूसेक पेयजल का चल रहा है। उसमें बिसाऊ, ये आपके मलसीसर परियोजना और ये राजगढ़ की जो परियोजना ये भी है। आगे भी ले जाना चाहे तो अभी रिजर्व है उसमें। हमें क्या नुकसान है? हमारी नहर में से पानी आएगा तो यहाँ के किसानों को लाभ ही मिलेगा। आप क्यों चाहते हो कि ये जो गिलास है वो आधा का आधा ही भरा रहे? हम तो कहें ये फुल भरना चाहिए, ये पूरा भरा रहना चाहिए। तो
पेयजल के लिए जो रिजर्व वाटर है वो पेयजल के लिए, बाकी सिंचाई का कहाँ है? हमारे सामने ये है चैलेंज। अपने क्षेत्र के लिए तो पानी, पीने का पानी गंदेली जो परियोजना है उससे आता है। ये परियोजनाएं बहुत पहले की बनी हुई थी। आज जो तारानगर का उत्तरी क्षेत्र है उस योजना के लिए पर्याप्त है। सिर्फ इसको 2 हिस्सों में बांट करके जो दक्षिणी क्षेत्र है इसके लिए अलग से डैम बने या इसके लिए अलग से एक परियोजना, पंपिंग स्टेशन वगैरह बना के आज जो एसआर बनी हुई हैं उनमें हमारी स्थिति ये है कि जो मोटर 6 घंटे में टंकी भरने की क्षमता होनी चाहिए थी जिस मोटर की, वो 15 घंटे में भर रहे हैं। हम उसको रिपेयर नहीं करवा पा रहे हैं, उसको बदलवा नहीं पा रहे हैं। हम डैम की ये बातें जो कर रहे हैं, ये मैंने पहले ही कहा, काम जो आप कह रहे हो वो दिखना चाहिए। आखिर ये कहीं न कहीं प्रतिनिधियों की कमी है, होगी। मैंने कहा योजना थी वो योजना उन्हीं के लिए थी, हमारे लिए योजना नहीं बनी। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। मलसीसर में डैम बना, यहाँ से पाइपलाइन, इतनी बड़ी पाइपलाइन गई है 5 फीट, मतलब मेरे से कम हाइट का व्यक्ति सीधा उस पाइप में से निकल सकता है। तो योजना वहाँ के लोगों के लिए थी, वो बननी चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए भी योजना बननी चाहिए। ये प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। आगामी जो 2023 नज़दीकी है उसके लिए आपकी क्या तैयारियां चल रही है? मैं तो क्या अब गाँव में जाऊँ नहीं, तो लोग कह के टेम थोड़ो रहे लाग जा, मैं बन को आप थम्या कदा। हमारी तैयारियां सिर्फ इसलिए नहीं है कि चुनाव आ गए, जब आपा बैठे जोड़ा झंडा चकेगी राजाओं आर का आ गया भी मैं ना दोगे और अब चुनाव लड़ांगा। अपनी योजना बाक होनी, अपनी योजना हमने लगातार 5 साल तक, पिछले चुनाव से लेके इस चुनाव तक, हम सत्ता में तो नहीं लेकिन यहाँ विपक्ष की भूमिका हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमने निभाई है। और जो भूमिका हमने निभाई है यहाँ की जनता के लिए, हमने जो संघर्ष किए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनका लाभ जनता को सीधा मिला है, उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में चुनाव में जाएंगे। और तैयारियों में हमें कुछ नहीं करना है। अभी हम आंदोलन का झंडा लेके जाते हैं, चुनाव में वो झंडो ही बदलना है, आप फिर चुनाव और झंडो लगा दें। अगर यहाँ की जनता है आपको इतना लाड प्यार देती है, अगर आपके काम को देखते हुए अगर कोई पार्टी अपना झंडा लेके आपके पास में आ जाए तो आप उनको क्या कहेंगे? मेरे रास्ते और मेरे इरादे नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। कभी नहीं बदलेंगे। मतलब दूसरा बलवान तैयार है 2023 के लिए विधानसभा क्षेत्र विधानसभा में पहुंचने के लिए? साजिद भाई, मन्ने मेरा जी का बेली है नहीं, जब चुनाव को परिणाम आवे, जब से ज़्यादा तकलीफ बन हुआ है, कामपान वोट ज़्यादा आना चाहिए और एक जिताया है, वह अपने लिए पर्याप्त को नहीं, ये बात की तकलीफ बान ना हुआ है। वह भागा दौड़ी भी करे, वह 2-5 रुपया भी आपकी तरफों लगावे, बाँ बेलियाँ को आ राय आवे कि यार जे तू कांग्रेस में हुआ है, जे बीजेपी में हुआ नहीं, तो कह आपने MLA 2 बार बन जार। अब आगे भावना आवे, कई यहाँ भावना हुआ कि यार तू जे जाट हुआ नहीं तो 2 बार MLA बन जार। जब मैं बन कहूँ भाई कह जाति तो ना तो थारे सारे ना मेरे सारे, अच्छा जाट के उरे लड़िया को नहीं, लड़ता ही रहे नहीं। तो ऐसी की चीज़ें हैं, वह अपना आपने संतुष्टि दिलासा देने की। बाकी बात तो सही हो उसके, मैं फिर बना पूछूं कि जे मैं कांग्रेस में उड़ जाऊँ, जे मैं बीजेपी में उड़ जाऊँ, मतलब कोई फ़र्क नहीं था नज़रामा में, कोई सी में जाओ नहीं, लेकिन मेरी नज़रा में बहुत फ़र्क है। आपा एक वर्ग के लिए, एक राजनीतिक बदलाव के लिए एक लड़ाई आपा लड़ रहे हैं, भी लड़ाई में अपना ना तो इरादा बदले ना रास्ता बदले। फिर मैं बन पूछूँ जे मैं MLA बन जाऊँ कांग्रेस में या बीजेपी में जाके, थाने के मिलूँ भी मैं मेरो घर बना लूँ, तो यूँ बेसी थाने के मिलूँ। MLA कोई पोस्ट तारनेर में खाली तो रेडी को नहीं गेला, MLA तो बनता ही है। हम एक नई राजनीति यहाँ स्थापित करेंगे, ये एक मुहिम है। इस मुहिम में निश्चित रूप से हम सफल होंगे, इसी पार्टी में रहेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे और इसी तरीके से जनता के लिए, जनता के हक और अधिकार के लिए जो संघर्ष हमने शुरू किया है, इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। देश की जर्नी आपसे यही कामना करती है आपके लिए कि आप सफल हों और आपके क्षेत्र की आवाज़ को उठाते रहें। आप एक बार अंतिम बात ये, अपने जो दर्शक है, आपके जो लोग हैं विधानसभा क्षेत्र के, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए संदेश यही है कि साथ आओ, बहुत सफ़र बाकी है, बहुत लड़ाई बाकी है, बहुत बदलाव बाकी है, साथ आओ।
बहुत अच्छा लगा। आज देश की जर्नी के साथ हमने एडवोकेट कॉमरेड निर्मल जी प्रजापत से मिले। एक बहुत ही सेवाभावी, ईमानदार और स्वच्छ छवि के ये हैं, इंसान हैं। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में इन्होंने जो बात बताई है ये कहाँ तक है, कितनी इनकी बातों में सच्चाई है, ये आप लोगों से हम जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। हर क्षेत्र की आपको हर आवाज़ बनकर, आपकी आवाज़ बनकर हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, सरकार तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और आप हमें आपका सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।